नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ इस क्लास में इथिलीन गैस के गुणों की चर्चा करेंगे। चूँकि इससे पिछले क्लास में इथिलीन गैस बनाने की अलग अलग विधियों के बारे में हम लोगों ने जाना है और जस्ट वहाँ प्रिपरेशन के बाद अब इसका प्रॉपर्टी होगा, अर्थात इथिलीन मुख्य रूप से कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है और इससे पहले कुछ भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। जो इथिलीन गैस होता है एक रंगहीन हल्की मीठी गंध वाली गैस है जो जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक घोलकों में ये घुलनशील होता है। और इसके रासायनिक अभिक्रिया में चूंकि इथिलीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अतः मुख्य रूप से इसमें योगशील अभिक्रिया होता है। हालांकि इथिलीन मॉलिक्यूल योगशील अभिक्रिया को दर्शाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। इस तरह से ये बहुलीकरण अभिक्रिया को भी दर्शाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथिलीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथिलीन, या इसको कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन। यहाँ केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी हो जाता है, क्योंकि जो इथिलीन का रासायनिक गुण होगा वही उसका रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इथिलीन मॉलिक्यूल किस किस चीज़ से अभिक्रिया करके क्या अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इथिलीन मॉलिक्यूल है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अर्थात इसमें दो कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इसमें मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होता है और इस एडिशन रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। हालांकि ये इथिलीन मॉलिक्यूल मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन को तो दर्शाता है, लेकिन इसमें अलग अलग अभिक्रिया भी है। इसमें पहला अभिक्रिया हो जाता है आपको एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसमें होता है, इसे हम एक करके भी लिख सकते हैं। फिर इसका बी में हो जाता है आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी ये प्रदर्शित करता है। फिर सी में हो जाता है आपको पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। ये पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन को भी सूचित करता है। और फिर ये डी में आपको अन्य एक अभिक्रिया का भी शो करता है, जैसे एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और फिर यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इथिलीन मॉलिक्यूल ये मुख्य रूप से यहाँ चार अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें एडिशन रिएक्शन है अर्थात योगशील अभिक्रिया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी ये शो करता है अर्थात ये बहुलीकरण अभिक्रिया, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इथिलीन मॉलिक्यूल में ये मुख्य रूप से ये चारों अभिक्रियाएं होता है और उसमें भी सबसे जो मेन रिएक्शन है इसका एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से योगशील अभिक्रिया होता है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप इसमें ऐड करता है। तो अब हम लोग इन अभिक्रियाओं के बारे में एक ही करके चलेंगे कि ये इथिलीन मॉलिक्यूल किस किस चीज से अभिक्रिया कर क्या अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करता है। इथिलीन मॉलिक्यूल का जो अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया है वो एडिशन रिएक्शन ही है, जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल का योग होता है, जिससे अनेकों प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका पहला केमिकल रिएक्शन हो जाता है रिएक्शन विथ H2 अर्थात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया।
ये इथिलीन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री से जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुट करके यहाँ इथेन का निर्माण करता है। ये इथिलीन मॉलिक्यूल है। अर्थात जब इथिलीन गैस को हम हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री पर गर्म करते हैं तो यहाँ इथेन हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम सब्स्टिट्यूशन रिडक्शन रिएक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है निकेल की उपस्थिति में। तो इस तरह से यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ जुड़ता है, दूसरा एटम यहाँ जुड़ता है, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो ये इसका एक योगशील अभिक्रिया हुआ। अब दूसरा में यहाँ हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, अर्थात इसमें हैलोजन का भी एडिशन होता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में यहाँ अगर हैलोजन का ऐड होगा तो यहाँ CH2X और यहाँ पर फिर CH2X हमें प्राप्त हो जाता है। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डाई हैलोइथिलीन का निर्माण हो रहा है, अर्थात इसका पीएसी नाम जब देंगे तो 1,2 डाई हैलो यहाँ इथेन हो जाता है। इसका पीएसी नेम हो गया। क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है और 1 और 2 दोनों पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप है तो 1,2 डाई हैलोइथेन हो गया, या इसको इथिलीन डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। और यहाँ अलग अलग हम इसके जगह पर यहाँ हम H2 की जगह पर Cl2 भी ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं, यहाँ हम I2 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से क्लोरीन लेते हैं तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन प्राप्त होता है। ब्रोमीन लेंगे तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इथिलीन मॉलिक्यूल में यहाँ हैलोजन का एडिशन होता है। ये भी एक योगशील अभिक्रिया है। और तीसरे रिएक्शन में यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड का भी एडिशन होता है इथिलीन मॉलिक्यूल में। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। तीसरा हो जाता है रिएक्शन विथ HX, अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं एडिशन ऑफ HX, अर्थात HX का योग। तो जब यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यहाँ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ CH2X अर्थात ये इथाइल हैलाइड का निर्माण करता है। तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाता है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जुट जाता है। इस तरह से यहाँ इथाइल हैलाइड का ये निर्माण करता है। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। फिर यहाँ हाइपोहेलस एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड, जब यहाँ इथिलीन गैस को हम हाइपोहेलस एसिड अर्थात HOX अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ CH2OH और यहाँ CH2X अर्थात इथिलीन हैलोहाइड्रिन का निर्माण होता है। इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन हैलोहाइड्रिन। तो जब हम इथिलीन को हाइपोहेलस एसिड अर्थात HOX से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जुट जाता है और X यहाँ जुट जाता है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ भी जोड़ सकते हैं तो X यहाँ जुट जाएगा, एक ही चीज होगा।
तो यहाँ इथिलीन हैलोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। चूँकि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अतः इसे मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ हाइपोहाइलस एसिड के साथ यह क्रिया कर यहाँ इथिलीन हैलोहाइड्रिन का निर्माण करता है। फिर यहाँ हम इसके पांचवें रिएक्शन के बारे में चलेंगे कि पांचवा रिएक्शन किससे करता है। रिएक्शन विथ O2 अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ यहाँ विक्रिया कर यहाँ इथिलीन ऑक्साइड का निर्माण करता है। इथिलीन ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ बैलेंस करने के लिए हाफ दे सकते हैं। और ये रिएक्शन सिल्वर कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, अर्थात इथिलीन मॉलिक्यूल में यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इथिलीन ऑक्साइड का निर्माण करता है। फिर यहाँ ओजोन के साथ भी एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ ओजोन या एडिशन ऑफ ओजोन में लिख सकते हैं। तो यहाँ जब इथिलीन मॉलिक्यूल ओजोन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ इथिलीन ओजोनाइड का निर्माण करता है, अर्थात इसका तीनों ऑक्सीजन एटम इसमें आकर के जुट जाता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड का नाम हो जाता है इथिलीन ओजोनाइड। तो इस तरह से यहाँ ओजोन का एडिशन इसमें हो जाता है। ये भी इसका एक योगशील अभिक्रिया है। तो इस तरह से ये सभी अभिक्रियाएं जो इथिलीन का ये एडिशन रिएक्शन है, योगशील अभिक्रिया है। फिर अब इसके अन्य अभिक्रियाओं के बारे में अब हम लोग जाने। यहाँ छठा है और सातवें अभिक्रिया के बारे में। यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी दर्शाता है। तो जब हम इथिलीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन के साथ यहाँ हाई टेम्परेचर यहाँ 400 डिग्री सी से जब ऊपर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ विनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ विनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है और फिर यहाँ HCl प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी दर्शाता है। कहेंगे कि जब इथिलीन गैस को क्लोरीन के साथ जब 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर विनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये हुआ विनाइल क्लोराइड, ये हुआ इथिलीन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो भी अभिक्रिया था वो सब एडिशन रिएक्शन था, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर इसके बाद आठवां जो ये रिएक्शन शो करता है पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन भी है। पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन जिसको हम बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जब इथिलीन गैस को उच्च ताप और दाब पर जब गर्म करते हैं तो इथिलीन गैस के अनेकों मॉलिक्यूल आपस में संयोग कर पॉलीथीन का निर्माण करता है, अर्थात पॉलीइथिलीन का निर्माण करता है।
इस अभिक्रिया को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये इथिलीन गैस को जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अर्थात उच्च ताप और दाब पर जब गर्म करते हैं तो इथिलीन गैस के अनेक मॉलिक्यूल आपस में संयोग कर पॉलीथीन का निर्माण करता है। पॉली इथिलीन या इसको पॉलीथीन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल भाग लेता है, एक मॉलिक्यूल है और यहाँ N लगा हुआ है। जब इसमें अलग अलग ग्रुप का एडिशन होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, क्योंकि इससे CH2 असंख्य जुटेगा, अनगिनत जुटेगा। जब वहाँ N मॉलिक्यूल है तो इसको हम यहाँ बैलेंस करने के लिए N दे देते हैं, तो इथिलीन मॉलिक्यूल है और ये पॉलीइथिलीन कहलाता है। और ये जो अभिक्रिया है यहाँ पॉलीमराइजेशन इसका हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और ये इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस प्रकार से यहाँ अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो इथिलीन मॉलिक्यूल है एडिशन रिएक्शन को शो किया है, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है, फिर यहाँ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को भी प्रकट कर रहा है और फिर अगला रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी है। इसके अगले रिएक्शन जो करता है यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब इथिलीन गैस का ऑक्सीकरण हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करते हैं तो यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में जो नवजात ऑक्सीजन आता है यहाँ KMnO4 प्लस KOH, तो यहाँ K2MnO4 प्राप्त होता है वाटर और यहाँ नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ 2 देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया कर यहाँ पोटेशियम मैंगनेट का निर्माण करता है वाटर का, और ये नवजात ऑक्सीजन इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। और यही यहाँ इस अभिक्रिया में यहाँ ये भाग लेता है तो यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। यहाँ आपको CH2 यहाँ CH2 इथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ निर्माण हो जा रहा है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर भाग लेता है H2 और ये नवजात ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो रहा है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार से यहाँ ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इसका होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करते हैं तो यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। ये जो कंपाउंड है ये इथिलीन ग्लाइकोल कहलाता है, या इसको सिर्फ ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ दोनों कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो इसको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर एक रहता तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और 3 रहता तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो
तो इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी दर्शा रहा है। इसको पुनः हम समझ ले, जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ यह अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर ये पोटेशियम मैग्नेट और वाटर और नवजात ऑक्सीजन, और यही नवजात ऑक्सीजन यहाँ इससे अभिक्रिया करेगा तो इथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण करता है। तो ये इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ये इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, और इससे पहले जो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर एडिशन रिएक्शन। तो ये इथिलीन मॉलिक्यूल ये मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन तो दर्शाता ही है, इसके अलावा बहुलीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी ये दर्शाता है। फिर इसका दहन भी होता है, अर्थात जब हम इथिलीन गैस को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्राप्त होता है, तो इसका दहन भी होता है C2H4 और प्लस O2। इसका दहन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देते हैं तो 4 ऑक्सीजन हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो हम यहाँ 2 देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 दूना 4 2 6 हो गया तो हम यहाँ 3 दे देंगे। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। तो यहाँ इथिलीन गैस एक हाइड्रोकार्बन है, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को जो ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। इथिलीन गैस को भी जो ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन इसका दहन कहलाता है। तो इथिलीन में ये सभी मुख्य रूप से अभिक्रियाएं होती है, जो ये सभी विशेष रिएक्शन है यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल का। अब इसके कुछ उपयोग के बारे में हम जानेंगे। इथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में भी होता है, निश्चेतक के रूप में होता है अर्थात एनास्थेटिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, और फिर पॉलीथीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब इसका अलग अलग उपयोग है। तो इस तरह से यहाँ इथिलीन गैस का प्रॉपर्टी, यूजेज और फिर पिछले क्लासों में हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन पढ़ा है, ये खत्म हो जाता है। और फिर अगले क्लास में हम लोग जस्ट इसके आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।